क्लास आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान भाग 1 के 7वें पाठ नगर प्रशासन को पढ़ेंगे। तो एक गांव के मुकाबले जो शहर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। तो आपने कभी सोचा कि ये सब कैसे होता है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है और कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसी योजनाएं बनाई जाती हैं और कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से समझाया गया कि बच्चे जो थे क्रिकेट खेल रहे थे और एक बच्ची की आउट ना होने पर जो दूसरा शंकर था उसने एक शॉर्ट बॉल फेंकी और रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई, गली की ट्यूबलाइट टूट गई। तो वो तो अपनी बातों में वो थे, लेकिन जब उनको चिंता होने लगी कि जो हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी क्रिकेट खेलने में, जिसके बदले उन्हें जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। तो उस समय तो वो उनकी व्यक्तिगत चीज़ थी, लेकिन अब इस समय तो गली की ट्यूबलाइट थी, तो ये दो पैसे किसको देंगे और गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है। तो माला घर सबके पास था, फटाफट भाग कर उसके घर का उसकी माँ को सब बताया। तो उसकी माँ ने कहा मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम, बस ये मालूम है कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती। तो उन्होंने कहा कि यास्मीन खाला जो हाल में नगर निगम से रिटायर हुई हैं वहाँ जाओ और उनसे पूछ लो। और वो भाग यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी, तो माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो चारों भाग कर वहाँ पहुँचे और चारों ही उनको एक साथ किस्सा सुनाने। तो वो बहुत हंसने लगी और कहने लगी कि कोई व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की कूड़ा साफ करवाने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। तो माला ने कहा हाँ, मैंने शहर नगर निगम के बड़े बोर्ड देखे जो नगर निगम द्वारा उन लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते। तो खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां न फैले। वो स्कूल स्थापित करता है, उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है और बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने कहा कि हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा है और यह नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में से नगर पालिका कहते हैं। तो जिन शहरों की जनसंख्या कम से कम 3 से 5 के बीच में होती है वहाँ नगर पालिका परिषद होती है। जहाँ 5 लाख से ज़्यादा होते हैं वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता है। तो उन्होंने वो पूछने लगे कि हमें तो बड़ी उत्सुकता हो रही कि फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बने नगर निगम में। जब आप काम करती थी तो क्या आप भी ऐसे निर्णय लेती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो निगम के लेखा विभाग में थी और लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने पड़ते हैं, शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। और निगम पार्षद जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि अस्पताल में कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कठिन निर्णय जो है पार्षदों के समूह द्वारा जो अलग अलग वार्डों से आए हैं, कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती है कि जैसे बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा नियमित रूप से साफ करना है, मुख्य नाले की सफाई होनी है। और पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग जो होते हैं वो पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जैसे अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद जो होता है बिजली विभाग के अधिकारियों की मदद करता है। पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं, तो वो क्या बताने लगी कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, सबको मिलजुल कर एक बजट बनाते हैं और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते। तो बहुत खुश थी कि किसी बड़े आदमी तो नहीं पूछा, लेकिन बच्चों के साथ उनको अपना अनुभव बांटने का मौका मिला। तो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, इतने सारे काम करने के लिए नगर निगम अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। कर टैक्स वो राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के घर होते हैं उन्हें संपत्ति पर देना होता है, पानी और अन्य बिजली आदि पर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। तो संपत्ति कर से 25-30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं उस पर भी कर देना पड़ता है। जब हम टिकट सिनेमा देखने जाते टिकट लेते तो उस पर भी हम कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति पर कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह की कर अधिक देता है। तो
तो अब शंकर ने कहा कि शहर तो इतना बड़ा है, बहुत लोगों की ज़रूरत होती होगी, नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे, तो उन्होंने शहर के काम को अलग अलग विभागों में बांटते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, बगीचों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का। तो नगर निगम के सफाई विभाग में जब मैं थी तो उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है और हमारे पड़ोस में ये हाल था, और मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी, कुत्तों चूहों का जमावड़ा होता था और इसकी बदबू से लोग बीमार हो जाते थे। बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मोहल्ले की औरतें सबसे बड़ी नाराज़ थी, सलाह लेने मेरे पास आई और मैंने कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकती थी कि कितना समय लगेगा। तो इस पर गंगाबाई ने बताया कि हम अपने वार्ड के पार्षद के पास समस्या को लेकर जाना चाहिए, और वो महिलाओं के एक छोटे समूह को लेकर वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने समस्या के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया उनको। तो पार्षद ने उनसे वादा किया कि वह अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे, और उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों 18 साल से ऊपर के लोगों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी में ये था कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, और उन्होंने कहा कि कल आयुक्तों से मिलते जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ लेना सही होगा। इससे अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन बच्चे जो थे पूरे घर घर में चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों की दस्तखत ली जा सके। और फिर अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त तो पूरे समूह से मिले, पर वो पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध न होने का बहाना बनाने लगे। तो गंगाबाई ने कहा कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिला धरने पर बैठ जाएंगी। तो 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए, तब जाकर बात बनी और मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। तो कहने लगी ये तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, और वो अपने को गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। तो अब उनको ये तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चे खाना का शुक्रिया अदा कर जाने के लिए उठ खड़े हुए, तो रेहाना ने लास्ट में जाते जाते कहा कि ये बस एक सवाल और है कि घर पर अभी जो कूड़ेदान है, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था। खाला हंसने लगी, बोली अरे नहीं, ये तो नगर निगम ने सुझाव दिया कि हम खाने पीने गलने वाली चीज़ों के कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते तो निगम वालों का काम आसान हो जाता है। इस पर बच्चों ने फिर से उनका शुक्रिया अदा किया और टहलते की और गली से चल पड़े। बहुत देर हो गई थी और जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, और अब गली में अंधेरा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और फिर खाला के घर की ओर दौड़ पड़े। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नालियाँ सड़क में फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और ठिकाने लाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहा था, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। तो प्लेग हवा से फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने जान गंवाई, 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा, और इससे अनिवार्य हो गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करने लगी। सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो खाला की सेवानिवृत्ति होने के बाद, रिटायर होने के बाद क्या क्या बदला, तो हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए प्राइवेट ठेकेदार रख दिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। तो पहले जो काम सरकारी कर्मचारी करते थे, ये काम अब निजी कंपनियां करती हैं, और निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने उठाने में काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं, और उनकी नौकरी जो होती है टेम्परेरी यानी अस्थायी होती है, पक्की नहीं होती है। कचरा उठाने का काम बहुत खतरनाक होता है। अक्सर उनके पास सुरक्षा के साधन नहीं होते, और वो घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। अब ये प्रश्न है, so thank you for watching. Please like, share and subscribe.